Hello everyone and welcome back to my channel. So if you are new to this channel और आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे. ओके, सो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्स्ट्रेंट एंड व्हाट आर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज द इक्वेशंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट. तो इक्वेशंस कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है वो हम लोग देखेंगे. अब जो कॉन्स्ट्रेंट है, कॉन्स्ट्रेंट का मतलब है कोई रिस्ट्रिक्शन. ठीक है, अगर कोई मोशन हो रहा है और उस मोशन को कोई चीज रिस्ट्रिक्ट कर रही है, दैट इज एन इक्वेशन ऑफ कॉन्स्ट्रेंट. Now, for example, if I had a body, ठीक है, I have a body, I have a free particle, एक free particle है, and it can move anywhere, right? वो कहीं पर भी move कर सकता है. It can go. So if I draw the Cartesian coordinates to show you a 3D effect. So I have three Cartesian coordinates, and this particle can move anywhere, right? वो उड़ के यहाँ भी जा सकता है, वो कहीं भी जा सकता है, जहां उसका मन है वो कहीं भी जा सकता है. दैट इज बेसिकली दैट उस पार्टिकल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट? देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट पार्टिकल. तो वो पार्टिकल कहीं भी जाएगा, वो एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है, वो कहीं भी उड़ेगा. ठीक है, तो दैट इज अ फ्री पार्टिकल फॉर यू. ठीक है, जिसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, वो जहां चाहे वहां जा सकता है. ठीक है, अब अगर इसकी जगह मैं ये चीज बोल देती कि हमारे पास जो ये पार्टिकल है दैट इज सपोज टू मूव ऑन अ टेबल. ठीक है, ये जो पार्टिकल है इट इज केप्ट ऑन अ टेबल. इस तरह एक टेबल पे रखा हुआ है ये पार्टिकल, और ये जो पार्टिकल है वो सिर्फ इस टेबल पर ही मूव करेगा, वो पार्टिकल और कहीं नहीं जाएगा. तो ये पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, इट कैन गो हेयर, इट कैन गो इन द वाई डायरेक्शन, but can it go up and down? मैंने बोला it has to stay on that table no matter what. So this is an equation of constraint, right? This is restricting the motion. This is restricting the motion. तो मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि अगर ये टेबल z is equal to 2 पे रखा हुआ है ना, then the particle is always staying at z is equal to 2. It is not going up, it is not going down, it is moving in the xy plane, but the z is always fixed. That means कि जो ये मैंने z is equal to 2 लिखा है for this particle is actually an equation of constraint because it is restricting the motion of the particle. Now the particle can only move in two directions and not three because मैंने बोला कि particle अब उस टेबल पर ही रहेगा. The particle cannot go up or down. So that means this is an equation of constraint. So any constraint I am putting on the body that can be represented using an equation, and that is the equation of constraint. ठीक है, now suppose what I have done, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि अब जो मेरा पार्टिकल है that can only move on a थ्रेड. मैंने एक थ्रेड ले लिया, मैंने एक पतली सी रॉड ले ली, मैंने एक बहुत पतली सी रॉड ले ली, एंड सपोज द रॉड इज लाइक दिस, सपोज द रॉड इज लाइक दिस. इस तरीके से मैंने एक रॉड ले ली है और मैंने बोला दैट अब जो मैंने अपना पार्टिकल है वो इस रॉड पे रख दिया है, और ये पार्टिकल अब सिर्फ इस रॉड पर ही मूव करेगा. ठीक है, तो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में जा सकता है. अब वो एक्स डायरेक्शन में भी नहीं जा सकता है, अब वो जेड डायरेक्शन में भी नहीं जा सकता है. तो इसका मतलब व्हाट इज हैपनिंग, आई एम अगेन रिस्ट्रिक्टिंग द मोशन. मैंने फिर से रिस्ट्रिक्ट कर दिया मोशन, है ना. अब वो पार्टिकल सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है विच इज द वाई डायरेक्शन. तो सपोज मैंने जो ये ट्यूब रखी थी वो मैंने z इज इक्वल टू 2 पे रखी. ठीक है, और x इज इक्वल टू 0 पे रखी. ठीक है, मैंने क्या करा, ये जो ट्यूब मैंने रखी है वो x इज इक्वल टू 0 पे रखी है और z इज इक्वल टू 2 पे रखी है. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दैट द पार्टिकल will now only move in the y direction, और वो z और x दोनों ही डायरेक्शन से मूव नहीं कर सकता बिकॉज उसको सिर्फ एक अपनी पाइप के ऊपर चलते जाना है ना. तो अगेन व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिस्ट्रिक्टेड द मोशन, आई हैव पुट another constraint. एक तो z is equal to 2 वाला constraint था ही,
अब मैंने एक और एडिशनल कॉन्स्ट्रेंट क्या डाल दिया मैम, x इज इक्वल टू 0 डाल, ठीक है. So this constraint can then also be represented as an equation. So this is the equation of constraint. Anything, if I am restricting the motion, that can be shown as an equation of constraint. और उससे क्या हो रहा है, पार्टिकल का मोशन मैम रिस्ट्रिक्ट हो जा रहा है, ठीक है. पार्टिकल का मोशन क्या है, रिस्ट्रिक्ट हो जा रहा है. ओके, अब हमने इस तरीके से समझा इक्वेशंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट को. अब हम देखते हैं कि जो ये इक्वेशंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट है ये एक्चुअली दो तरह की होती है, ठीक है. दीज इक्वेशंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट आर ऑफ टू टाइप्स. सो वन इज द holonomic constraint and the other is the non-holonomic constraint. I hope I'm pronouncing it right. Okay. Now let us see what is the difference between these two. ठीक है. So in the first case, for the holonomic constraint, we have, अगर मैं, मेरे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, इस तरीके से मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है. इन क्लासिकल मैकेनिक्स वी यूज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है. हम लोग क्या करते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं. हम लोग ये बोलते हैं कि जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स है वो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है. सो हम लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं q1 q2 q3 till I have suppose qn constraints. Oh, not constraints. I have qn generalized variables, generalized coordinates. और ये जो मेरे कोऑर्डिनेट्स है, these coordinates, अगर इनके बीच में I can give you a relation like this. If I have a relation like this till qn is equal to 0, ठीक है. If I give you a relation like this, then this is a holonomic constraint, a holonomic equation of constraint, ठीक है. अगर मैं आपको इस तरीके का एक रिलेशन दे देती हूँ, that is a holonomic constraint, a holonomic equation of constraint. In the non-holonomic constraint we have, अगर मैं आपको एक रिलेशन देती हूँ इस तरीके का, q1 q2 till qn, this is greater than equal to 0. अगर मैं आपको कुछ इस तरीके का रिलेशन दे रही हूँ, that is greater than equal to 0 और less than equal to 0, ठीक है. आपके पास क्या है, आपके पास इसके अंदर इनइक्वालिटीज के टर्म्स में रिलेशन है. वहां पे यू हैव एन इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन, यू हैव अ इक्वेशन. यहाँ पर आपके पास जो रिलेशनशिप है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है. सो ये जो है आपके पास एक इक्वेशन है. इन नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट यू हैव इनइक्वालिटीज. तो these are your two different types of constraints, ठीक है. these are your two different types of constraints. अब हम लोग ने ये तो देख लिया कि मैथमेटिकली क्या डिफरेंस है, बट फिजिकल मीनिंग क्या है दोनों का वो हम लोग समझते हैं, ठीक है. the physical meaning is that if I tell you that your particle is moving. Now let me give you an example. The example is, if I tell you that you have a particle which is moving in the xy plane, आपके पास एक particle है जो कि xy plane में move कर रहा है, and वो जो particle है that is moving in a circle, वो एक circle के ऊपर, on a circle, it is moving on a circle with a radius a, with radius a, ठीक है. आपके पास एक पार्टिकल है, इट इज मूविंग ऑन द xy प्लेन ऑन अ सर्कल विद रेडियस a. सो लेट अस सी व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट. एक तो इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट मैम पक्का पक्का क्या होगी, xy प्लेन पे मूव कर रहा है तो z तो पक्का पक्का 0. दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट, z तो पक्का पक्का 0 है ना. What is the second equation of constraint? The second equation of constraint is कि x square plus y square will be equal to a square because it is moving on a circle, right? It is moving on a circle. तो उसका जो equation of motion होगा वो obviously क्या है, एक circle पे है. तो x और y एक दूसरे से कैसे related है, x square plus y square is equal to a square, which is the equation of a circle. It is moving on a circle. तो obviously बात है x and y will always obey the equation of a circle, which is x square plus y square is equal to a square. So these two are which form of equations? क्या ये मतलब हमारे पास क्या है, is equal to के फॉर्म में है ना इक्वेशंस. तो क्योंकि मेरे पास is equal to के फॉर्म में है इक्वेशंस, that means
कि ये जो है मेरे होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स हैं. दीज आर व्हाट? दीज आर एक्चुअली माय होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, ये क्या है? मेरे होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स है बिकॉज दीज आर इक्वेशंस. ठीक है, नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन चेंज दिस एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द नॉन होलोनोमिक कॉन्स्टेंट. नाउ लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. अब मैं क्या करती हूँ? आई एम टेलिंग यू दैट द पार्टिकल इज मूविंग, बट इट इज मूविंग इन द xy plane. ठीक है, it is moving in the xy plane. Now it is moving in a circle of radius a. It is moving in a circle of radius a. It is not moving on a circle of radius a. It is moving in a circle of radius a, which means कि जो मेरा पार्टिकल है वो ये जो मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा है इसके अंदर कहीं भी हो सकता है. ठीक है, जो पार्टिकल है वो इसके अंदर ही मूव करेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा. ठीक है, ऑन अ सर्कल का मतलब सर्कल की बाउंड्री पे मूव कर रहा है. ठीक है, ऑन अ सर्कल का मतलब सर्कल की बाउंड्री पे मूव कर रहा है. लेकिन इन अ सर्कल मतलब इस सर्कल के अंदर ही रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा. ठीक है, सर्कल के अंदर रहेगा, बाहर नहीं जाएगा. इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर. right? It should not be greater than a square. It can be equal to a square if it is on the boundary, but that is not always true. It should be less than equal to a square, right? Okay. So this is what? This is your non-holonomic constraint. ये क्या है आपका? Non-holonomic constraint है, जहां पे, या फिर आप इसको और एक किस तरीके से लिख सकते थे? आप इसको इस तरीके से लिख सकते थे, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल, अगर मैं ये चीज बोल दूं कि ये मेरा ओरिजिन है, अगर मैं ये चीज बोलती कि ये मेरा ओरिजिन है बीच में, तो मेरा जो रेडियस है वो क्या है सर्कल का जिसके अंदर वो मूव कर रहा है? ए एंड ए, राइट? दिस इज माय एक्स, दिस इज माय वाई, दिस इज प्लस ए, दिस पॉइंट विल बी माइनस ए, दिस विल बी प्लस ए, दिस पॉइंट विल बी माइनस ए. तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती थी कि जो मेरा एक्स है दैट इज बिटवीन माइनस ए टू ए. ठीक है, एक्स इज बिटवीन माइनस ए टू ए एंड y इज ऑल्सो बिटवीन माइनस ए टू ए. और या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती थी कि रेडियस इज लेस देन इक्वल टू. ठीक है, इस तरीके से जो है आपको लिखना पड़ेगा. और x की जगह आपको फिर x cos थीटा y sin थीटा वो चीज छोड़ देते हैं. बट हाँ, दिस इज द नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट. ठीक है, तो नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज and your holonomic constraints are in terms of equalities, in terms of equation. ठीक है, तो होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स आपकी आगे यूज आएंगी. नॉन होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स हम लोग इतना यूज नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली यू शुड नो द डेफिनेशन, यू शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. होलोनोमिक कॉन्स्टेंट क्या है एंड नॉन होलोनोमिक कॉन्स्टेंट क्या है. ठीक है, तो आई होप सबको अच्छी समझ आ गया हो कि होलोनोमिक कॉन्स्टेंट क्या है. Now let us see what is the relation between the equations of constraint and the degrees of freedom. ठीक है, हम लोग जल्दी से जा रहे हैं to the next topic, that what is degrees of freedom. तो हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है. ठीक है, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एक्चुअली द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशंस अलाउड. ठीक है, इट इज नथिंग बट वेरी सिंपल, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशंस व्हिच आर अलाउड, दैट इज योर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? दीज आर योर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट dynamical variable corresponding to number of independent motion. Now, how we will understand this? This is very simple. ठीक है, मैंने ये चीज बोली थी सबसे पहले हमारे पास क्या था? हमारे पास
एक पार्टिकल, ठीक है, हमारे पास एक पार्टिकल था, तो ये जो पार्टिकल है, मैंने कहा था ये पार्टिकल कहीं भी जा सकता है, आई एम नॉट पुटिंग एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट पार्टिकल। ये पार्टिकल उड़ रहा है आराम से, इधर उधर जा रहा है, घूम रहा है, मजे कर रहा है, ठीक है, आजाद पंछी कहीं भी जा रहा है, ठीक है। तो ये पार्टिकल कितनी डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, व्हाट आर द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशंस? So one is x, one is y, and one is z. I need three independent motions. I need three independent coordinates to define the motion of this particle. ठीक है, एक मुझे x चाहिए, y चाहिए, z चाहिए। क्या मुझे और कोई चीज चाहिए इसका मोशन डिफाइन करने के लिए? नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे x, y और z चाहिए बस। अगर मुझे इसका मोशन डिफाइन करना है, आई नीड थ्री इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस, आई नीड थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टू डिफाइन द मोशन ऑफ दिस पार्टिकल, जो कि आजाद पंछी है, फ्री पार्टिकल है, कहीं भी जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ फ्री पार्टिकल इज 3, बिकॉज मुझे क्या क्या चाहिए? आई नीड एक्स, वाई एंड जेड टू डिफाइन द मोशन ऑफ दिस पार्टिकल। अगर मुझे इस पार्टिकल की कोई भी बताना है, इसकी पोजिशन बतानी है, तो मुझे क्या चाहिए? आई नीड ओनली थ्री कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई एंड जेड, और मैं क्या कर दूंगी? मैं इसकी जो है वो बता दूंगी आपको मोशन कैसा हो रहा है, ठीक है। सो ये तीन डायरेक्शंस में मूव कर सकता था, ये एक्स में भी जा सकता था, वाई में भी जा सकता था, जेड में भी जा सकता था, इसीलिए इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो फॉर अ फ्री पार्टिकल वी से, अगर एक फ्री पार्टिकल है जो कि आजाद पंछी है, इसके ऊपर कोई भी इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट नहीं लग रहा, कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया हमने, ये जो है इसके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3, ठीक है। इसके पास क्या हो गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3। नाउ व्हाट इफ आई पुट एन इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट? मैं एक इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट लगाती हूँ। मैम थोड़ी सी ना क्या कर रही है, उसको जेल में बंद कर रही है। कैसे जेल में बंद कर रही है? मैम ने बोला अब क्या करेगा, अब ये जो है वो सिर्फ एक प्लेन पे मूव कर सकता है, ठीक है, सिर्फ एक प्लेन पे मूव कर सकता है, जो कि z इज इक्वल टू 2 प्लेन है, ठीक है। अगर z इज इक्वल टू 2 प्लेन पे मूव कर सकता है, तो मतलब z तो अब चेंज नहीं कर सकता ना वो, अब तो इसकी आजादी मैम ने थोड़ी सी पर काट दी है ना, थोड़ी सी आजादी छीन ली। क्या बोला? अब सिर्फ एक इसी प्लेन पे मूव करेगा, और कहीं और जो है वो कहाँ कहाँ जा सकता है? एक्स और वाई डायरेक्शन में तो जा सकते हैं, आजाद है अभी भी एक्स वाई डायरेक्शन में जाने के लिए, ठीक है, लेकिन जेड डायरेक्शन में कहीं नहीं जा सकता, ठीक है। एक्स और वाई डायरेक्शन में तो जा सकता है, एक्स वाई डायरेक्शन में तो जा सकता है, लेकिन मुझे पक्का पक्का पता है कि इसका जेड जो है वो हमेशा 2 ही रहेगा, क्योंकि मैंने क्या करा, मैंने पर काट दिया इसको, मैंने कहा कि अब जेड तो तू चेंज नहीं कर सकता बच्चे, तू एक्स और वाई में जहां मर्जी भाग ले, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैंने एक इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट लगाया, इफ आई हैव पुट वन इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी किससे कम हो गया? 1 से कम हो गया, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कम हो गया? 1 से कम हो गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया फॉर अ प्लेन, अगर एक प्लेन पे मूव कर रहा है पार्टिकल, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। 2 क्यों? क्योंकि अब जो पार्टिकल है वो सिर्फ दो डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है, एक्स और वाई। जेड मैंने उसका पकड़ लिया, मैंने बोला जेड में मूव नहीं करना भाई, ठीक है, जेड मैंने उसको छीन लिया, और मैंने कहा एक्स और वाई में मूव कर। तो अगर मुझे एक पार्टिकल का मोशन डिफाइन करना है प्लेन पर, तो मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ दो ही चीजें चाहिए, एक्स और वाई चाहिए, और मैं देख लूंगी पार्टिकल कहाँ पे है उसका, ठीक है। चलो, तो इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 2 हो गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? 2 हो गया। मैंने कैसे निकाला? मैंने 3 में से इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट, नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट को माइनस कर दिया, तो मुझे 2 मिल गया, और मुझे दिख भी रहा था कि पार्टिकल सिर्फ दो ही डायरेक्शन में जा सकता है, तो 2 हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, अब मैम ने क्या करा, मैम ने और थोड़ा सा ना और पर काट दिया। क्या करा? अब बोला कि बच्चे तू बहुत तेज तेज भाग रहा है, तो अब तो फिर हम क्या करेंगे, अब तू बस इस लाइन पे घूम, चाहे कुछ भी हो जाए इस लाइन से बाहर नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए इस लाइन से बाहर नहीं जाना, ठीक है। थोड़ा सा मैम ने गलत और जेल में डाल दिया, इस लाइन से बाहर नहीं जाना। अगर इस लाइन से बाहर नहीं जाना, तो इसका मतलब क्या है? मैंने बोला z तो 2 ही रहेगा और x भी 0 रहेगा, ठीक है। z2 तो पहले ही था, z में तो मैंने पहले ही मोशन रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। मैंने कहा अब ले बेटे, x पे भी 0 पे ही रहना, चाहे कुछ भी हो जाए x से नहीं हिलना, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे ही रहना। तो वो क्या कहेगा? ठीक है मैम, आप जितनी मर्जी चला के दिखा लो, मैं वाई पे भाग जाऊंगा इधर उधर, मुझे क्या है, मेरे को तो भागने से मतलब है। तो वो कहता है मैं वाई पे भाग लूंगा इधर उधर। तो इसका मतलब फॉर अ मोशन ऑन अ लाइन, अगर एक लाइन पे मूव कर रहा है पार्टिकल,
तो इसका मतलब उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, मुझे कितने एक्सिस में उसका मोशन देखना पड़ेगा उसका देखने के लिए कहाँ पे है वो। ऑब्वियसली बात है सिर्फ एक वाई पे देखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ अपना वाई तो चेंज कर रहा है वो, है ना। जेड भी पता है मुझे, एक्स भी पता है मुझे, अगर मुझे दो पता है, मेरे पास दो इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट है, तो मुझे पता है मुझे सिर्फ उसका एक ही कोऑर्डिनेट देखना है, और वो कौन सा कोऑर्डिनेट है, वाई देखना है, दैट इज द इंडिपेंडेंट मोशन उसके पास जो है अब, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 3 - 2, दो इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट थे मेरे पास, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 1, यानी कि इट इज अलाउड टू मूव ओनली इन वन डायरेक्शन। मुझे सिर्फ एक कोऑर्डिनेट देखना है उसका मोशन पता लगाने के लिए, उसका पोजीशन पता लगाने के लिए कि वो कहाँ पे है, क्योंकि जेड और एक्स तो मुझे पता है, ठीक है। अब मैम ने थोड़ा सा और क्या किया, मैम ने बोला कि भाई अब बहुत हो गया, ठीक है, बहुत मस्ती कर ली, अब ना y = 3 पे रहना है, y = 3 पे रहना है। तो इसका मतलब मैंने कितने नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट दे दी, मैंने 3 इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट दे दी। तो इसका मतलब फॉर अ पॉइंट, अब एक पॉइंट पे आ गया ना वो, अब पार्टिकल इज ऑलवेज ऑन द सेम पॉइंट, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3 - 3 विच इज इक्वल टू 0। तो 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है कि मुझे पार्टिकल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, और ये पार्टिकल अपने पोजीशन से हिल ही नहीं सकता, इट इज ऑलवेज सपोज टू स्टे ऑन दैट पोजीशन। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मैं उसकी फ्रीडम को 0 कर दूंगी, तो बेचारा तो बंद हो गया ना जेल में, वो तो अब नहीं, तो कहीं भी नहीं जा सकता, अब तो बस बेचारा फंस गया जहां पर है वो, ठीक है। तो इसका मतलब इसके पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन कितने हो गए, 0 हो गए, क्योंकि तीन डायरेक्शन में जा सकता था, तीनों में नहीं जा सकता अब बेचारा। तो क्या करा मैंने क्या करा, मैंने 3 इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट दे दी, तो बेचारा फंस गया। अब इट इज ऑलवेज सपोज टू स्टे एट x = 0, z = 2 एंड y = 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को लेके जा रहे हैं फॉर एन पार्टिकल, ठीक है। ये तो हमने वन पार्टिकल की बात करी है ना, ये हमने क्या करा, वन पार्टिकल की बात करी। what if I had n number of particles? Now suppose I have a case like this. I have x-axis, y-axis and z-axis and I have capital N number of particles, ठीक है। कितने number of particles हैं मेरे पास, n number of particles है मेरे पास, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ब्ला 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 n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। आई हैव कैपिटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब जो ये मेरे पास कैपिटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इनके पास अगर मैं बोलूं कोई भी इक्वेशन ऑफ कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, देयर इज नो इक्वेशन ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, ऑल द पार्टिकल्स आर आजाद पंछी, तो क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, हर पार्टिकल जो है वो 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3 × n, अगर ये सारे के सारे क्या हैं, आजाद पंछी हैं। ऑल द पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर दे वांट, एनीवेयर दे विश, द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3 × n। बट मैम क्या है, मैम तो है देखो शैतान सी है ना मैम, मैम ने क्या करा, मैम ने कहा ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट तो देनी पड़ेगी तभी तो मजा आएगा जिंदगी में। तो फिर हमने क्या करा, मैंने ये चीज बोली, सपोज आई गिव यू देयर आर के नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, कितनी इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स है, के नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स है, कितनी इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स है, के नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स है पूरे सिस्टम के, ठीक है। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उन सब पार्टिकल्स के मिला के मैं के नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स लिख सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, हम हर केस में क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स को माइनस कर रहे थे टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से। तो मैं क्या करूंगी, माइनस कर दूंगी किसको, नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स। क्या करा मैंने, नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स को मैंने माइनस कर दिया फ्रॉम द टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जितने वो मूव कर सकते थे उन सब में से मैंने नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स को माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर द कंप्लीट सिस्टम। क्या है ये, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर द कंप्लीट सिस्टम। तो यानी कि मुझे इस सिस्टम के मोशन को डिफाइन करने के लिए अब कितने नंबर ऑफ
इंडिपेंडेंट जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मुझे चाहिए 3n-, ठीक है। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो मुझे क्या बताता है मैम, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें ये बताता है कि मुझे कितने नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे अपने सिस्टम के मोशन को डिफाइन करने के लिए, दैट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर यू। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन क्लासिकल मैकेनिक्स एक्चुअली टेल्स यू व्हाट the number of generalized coordinates that you will need to define the motion of a system. ये सिस्टम कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ पेंडुलम, इट कैन बी, आपके पास इतने तरह के पेंडुलम्स होते हैं, इट कैन बी अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन एंड इट कैन हैव अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड व्हाट नॉट। तो आप क्या करोगे, आप किसी भी सिस्टम को अगर सॉल्व करने जा रहे हो यूजिंग क्लासिकल मैकेनिक्स, व्हाट यू विल डू, द फर्स्ट थिंग यू विल डू इज राइट द इक्वेशन ऑफ कॉन्स्ट्रेंट एंड कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम, बिकॉज आपके पास जितने नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएंगे उतने ही आपको जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स चाहिए टू डिफाइन द मोशन ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। इसीलिए आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हो, क्योंकि आई एम रिपीटिंग दैट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज एक्चुअली द नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स दैट यू विल नीड टू डिफाइन द मोशन, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 था, तो मुझे 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे क्या डिफाइन करने के लिए, पार्टिकल के मोशन को डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 था, तो मुझे 2 चाहिए थे, क्या चाहिए थे, 2 डायरेक्शंस चाहिए थी, 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे डिग्री क्या करने के लिए, मोशन को डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 था, तो मुझे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए था मोशन को डिफाइन करने के लिए। इसी तरीके से जो मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, that will give me the number of independent generalized coordinates that I need to define the motion of a particle, to solve the, to write the equations of motion of a particle, ठीक है। वो हम कैसे करते हैं, we will all obviously see in the next coming lectures, right? बट अभी तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तुम क्या करोगे, फालतू में ज्यादा ज्यादा जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के साथ सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। क्या कर सकते हैं, हमें देखना है मिनिमम कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स चाहिए मुझे एक मोशन को डिफाइन करने के लिए, और मैं उन्हीं को यूज करके सॉल्व करके आगे बढ़ू, ठीक है। दैट इज व्हाई वी नीड इक्वेशन ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। So this is how you define the degrees of freedom and the equation of constraints. In the coming lectures, we will start solving different systems. हम लोग different systems के लिए equation of constraints कैसे लिखते हैं वो चीज सीखेंगे। आई होप आपने वो वाला लेक्चर जरूर देखा हो जिसके अंदर मैंने सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो है वो सिखाया था कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब आपने लेक्चर देख लिया हो। दैट वाज द इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ द क्लासिकल मैकेनिक्स। एंड हम लोग देखेंगे कि किस तरह के सिस्टम में कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना है इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट लिखने के लिए, ताकि हमारा जो लेग्रांजियन है वो सबसे सिंपल फॉर्म में आए, सबसे इजी फॉर्म में आए, जिसको हम आराम से लिख पाए, आराम से सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया हो what is the equation of constant and what is degrees of freedom. In the next class we will start with some problems, और हम लोग उन problems की equation of constant और degree of freedom कैसे निकालते हैं वो चीज सीखेंगे, and then हम लोग Lagrangian से उन problems को solve करना start करेंगे। So I hope आपको ये lecture अच्छा लगा हो। If you liked this video, if you understood all the concepts, then do like this video। आप इस video पे comment करके जरूर बताएंगे आपको ये video कैसी लगी। And do subscribe this channel and share this channel with all your friends. Thank you so much for watching, and I will see you all in the next video. Bye bye till then.